अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये खबर ज़रूरी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, देश की मेजॉरिटी के लिए नहीं है, क्योंकि देश की मेजॉरिटी के लिए तो मुसलमान ही काफ़ी हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी कि जिस पैरासीटामोल को वो खा रहे हैं वो नकली है, वो ड्रग्स टेस्ट में फ़ेल हो चुकी है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपके रोज़मर्रा की दवाओं से जुड़ी ये खबर बहुत ज़रूरी है और मुसलमानों को इस खबर को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। दरअसल कल एक खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि पैरासीटामोल समेत 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फ़ेल हो चुकी हैं। ये टेस्ट केंद्र सरकार की एजेंसी CDACO ने कराए हैं, यानी दवाओं को जांचने वाली वो एजेंसी जो हमें ये बताती है कि कौन सी गोली खाने लायक है और कौन सी गोली खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस संस्था ने पैरासीटामोल समेत दूसरी 52 दवाओं का टेस्ट किया और ये पाया कि ये दवाएं जिस मकसद के लिए खाई जाती हैं, यानी जिस बीमारी के लिए आप इन दवाओं को लेते हैं, वो मर्ज़ इन दवाओं से ठीक नहीं होगा। आज मैं चाहती हूँ कि आप जो दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फ़ेल हुई हैं उनके नाम जानें, ताकि आपको ये पता लग सके कि मंदिर के लड्डुओं पर हंगामा करने वाले लोग असल में देश में हो रही दूसरी बड़ी चीज़ों से बेखबर हैं, या फिर उन्होंने जानबूझकर इन घोटालों और लापरवाहियों से आंखें मूंद रखी हैं। एक तो इन दवाओं में पैरासीटामोल ही है जो तकरीबन हर शख्स बुखार और दर्द के तौर पर इसे लेता है। दूसरा, कई सारी एंटीबायोटिक दवाएं भी हैं जिसमें शामिल है जैस क्लेवेम 625, और तो जिस एक दवा को आज की डेट में हर डॉक्टर लिखता है वो दवा भी क्वालिटी टेस्ट में फ़ेल हो चुकी है और उस दवा का नाम है पेंडी। जब आप डॉक्टर से दवा लेने के लिए जाते हैं तो तकरीबन हर डॉक्टर एक गैस की दवा ज़रूर देता है ताकि आपको गैस की शिकायत ना हो, लेकिन ये दवा भी क्वालिटी टेस्ट में फ़ेल है। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन D3, एंटीबायोटिक पिल्स और ब्लड प्रेशर की कई सारी जेनेरिक दवाएं शामिल हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि हमारे देश की मेजॉरिटी को घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो बस मुसलमान ही काफ़ी हैं। जैसे कल जिस वक्त ये खबर आई उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के सोनीपत में देश को ये बता रहे थे कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई तो वो हरियाणा को बर्बाद कर देगी, क्योंकि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे करप्ट परिवार है। कांग्रेस यहाँ कदम रखती है वहाँ करप्शन शुरू हो जाता है। खैर, मैं आज ये नहीं कहूँगी कि हरियाणा में पिछले 10 साल में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि देश मोदी जी से ये ज़रूर पूछे कि दवाओं का ये घोटाला कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। खैर, कल जिस वक्त ये खबर आई उस वक्त हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने योगी सरकार की तरह एक फरमान सुनाया और ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी दुकानदारों को अपना नाम बताना होगा ताकि कोई लोगों को ये पता लग सके कि जिस दुकानदार से वो सामान खरीद रहे हैं उसका मज़हब क्या है। लेकिन कोई भी राज्य सरकार नकली दवा बनाने वाली सब कंपनियों से ये नहीं पूछेगी कि उनका मज़हब क्या है और वो देश के लोगों को नकली दवाएं क्यों बेच रहे हैं। और सुनिए, जिस वक्त नकली दवाओं की खबर आई उस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा था। हालांकि ये बुलडोज़र हाईकोर्ट के आदेश के बाद चली, लेकिन खबरें ये हैं कि बुलडोज़र चलने के पीछे वजह आपसी झगड़ा है। दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई होती है, जिसके बाद प्रशासन के लोग आते हैं और ये कहकर जिस जगह पर मुसलमान रह रहे हैं वो अवैध ज़मीन है उस पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। लेकिन जिन दवाओं को आप तकरीबन हर रोज़ खाते हैं उन दवा बनाने वाली कंपनियों से कोई ये नहीं कहता कि वो नकली दवाएं मार्केट में क्यों बेच रही हैं और इन दवाओं को पास कौन कर रहा है। और सुनिए, कहानी सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस वक्त दवाओं की खबर आई उस वक्त देश में राइट विंग के लोग एक महिला के मर्डर को मजहबी रंग देने का काम कर रहे थे और पुलिस की तहकीकात से पहले ही उन्होंने बेंगलुरु की महालक्ष्मी के मर्डर को अशरफ से जोड़ दिया और ये कह दिया कि महालक्ष्मी को मारकर उसके 52 टुकड़े करने वाला कोई और नहीं बल्कि अशरफ नाम का एक शख्स था।
जबकि बाद में पुलिस ये बताती है कि महालक्ष्मी का मर्डर अशरफ ने नहीं बल्कि मुक्तिराजन नाम के एक शख्स ने किया था और ये शख्स गौशाला में काम करता था। हालांकि अब खबर आ रही है कि इसने खुदकुशी कर ली है और इसने अपने सुसाइड नोट में इस बात को कबूल भी किया है कि उसने ही महालक्ष्मी को पहले मारा और फिर उसकी लाश के 52 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया। और तो और जिस वक्त दवा की खबर आई मीडिया में, उस वक्त राजस्थान में बीजेपी का एक विधायक मुसलमानों की दुकानों पर छापेमारी कर रहा था और ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि मुसलमान बांग्लादेश से आए लोगों के नकली आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि बाल मुकुंद नाम का ये विधायक कैसे खुद ही जज बनकर बिना किसी वारंट के एक दुकान में जाता है, उस दुकान की तलाशी लेता है और ये कहता है कि ये दुकानदार बांग्लादेशियों के नकली आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाने की गोरख धंधा कर रहा था। हालांकि इसके कहने पर पुलिस ने जिस शारिक नाम के दुकानदार को उठाया उसे बाद में आरोपी साबित न होने पर छोड़ दिया गया। सोचिए, अगर बीजेपी के ये लोग इसी तरह से अलग अलग दवाओं की कंपनियों में जाकर छापेमारी करें तो क्या कोई भी कंपनी ऐसी दवाएं मार्केट में उतारेगी जो ड्रग्स टेस्ट में फेल हो जाती हैं? यकीनन नहीं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें वोट तभी मिलेगा जब ये किसी अशरफ या फिर किसी शारिक को बेवजह सताएंगे। और सुनिए, अब आपको दुनिया में चल रहे इस्लामोफोबिया से पीड़ित लोगों से रूबरू करवाती हूँ। जिस जमात के फ़ोटो को आप देख रहे हैं, ये लोग जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। जिस वक्त भारत में ये खबर आई कि पैरासीटामोल और कई सारी एंटीबायोटिक दवाएं नकली हैं, वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हैं, उस वक्त ये लोग यूनाइटेड नेशंस में चल रहे समिट में ये कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार औरतों पर जुल्म कर रही है, उनके अधिकार ख़त्म कर रही है। सोचिए, इन गोरे लोगों को अफ़गानिस्तान में बुर्का पहनने वाली औरतों की फ़िक्र है और इन्हें लगता है कि बुर्का पहनने से औरतों की आज़ादी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इन्हें ये फ़िक्र नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। खैर, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको मौलाना मसूद मदनी का एक वायरल वीडियो दिखाना चाहती हूं, जिसमें वो ओवैसी और उनकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी से चुनावों में उनका फ़ायदा कम होता है, दूसरों का ज़्यादा होता है। यानी मदनी साहब ने एक पॉडकास्ट में ये बताने की कोशिश की कि ओवैसी की पार्टी असल में बीजेपी की बी पार्टी है, वो चुनावों में बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उतरती है। खैर, इस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है या फिर खुद मदनी साहब बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।